नमस्कार, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है वो मैं लाया हूं आप सभी के लिए। आज जो वीडियो होने जा रही है उसमें जो है मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो एक एडवोकेट बन सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंप्लीट योर स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपको जो है अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो पूरी करनी है, यानी कि 10+2 यानी कि 12th क्लास जो है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। और उसमें जो आपको स्ट्रीम चूज करनी है 11th और 12th क्लास में, वो बहुत ही ज्यादा जो है वाइजली डिसीजन लेके चूज करनी है, क्योंकि आपका जो स्ट्रीम होगी 11th 12th में वही आपकी बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखेगी कि आपको किस सब्जेक्ट में या किस उसमें जो है लॉ में अंडर ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि बीए में करनी है या बीबीए में करनी है, बीकॉम में करनी है, बीएससी में करनी है या फिर बीटेक में करनी है। तो आपको उस हिसाब से जो है वो अपनी 10+2 यानी कि 12th में अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज करनी होगी। और जो इसमें मेजर पार्ट है स्टेप 1 में वो ये है कि आपको अपनी आर्ग्यूइंग स्किल्स पे जो है वो काम करना पड़ेगा, अपनी एनालिटिकल जो है वो आपको सुधारना पड़ेगा, और मेन जो है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि अगर एडवोकेट आप बनते हैं और अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप एक बेहतर एडवोकेट नहीं बन सकते। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं स्टेप 2 की तरफ। तो अब जो है स्टेप 2 है वो है चूज अ लॉ कोर्स। हाँ जी, यानी कि आपको जो है जब आप 12th कर लेंगे, अपनी हायर एजुकेशन जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है जब आप पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आपको लॉ कोर्स चूज करना पड़ेगा। उसमें चूज आपको कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी जो है आपको स्टेप 1 में बताया कि एक तो 2 तरीके की मैंने आपको पहले ही बताया था लॉ होती है हमारे इंडिया में, यानी कि एक तो होती है इंटीग्रेटेड लॉ और सेकंड वन इज आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ जो होती है। तो जो ग्रेजुएशन होने के बाद आपकी लॉ होती है वो होती है 3 साल की, और 12th के बाद जो आप डायरेक्ट लॉ करते हैं वो होती है 5 साल की। उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड लॉ, जो कि बहुत सारी स्ट्रीम्स में होती है, यानी कि बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीटेक एलएलबी और बीबीए एलएलबी। और जो है आपको इसमें बहुत ज्यादा वाइजली होके चूज करना पड़ता है कि किस में जो है हमको आगे करियर बनाना है अपना, कौन सी स्ट्रीम जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी आगे अंडर ग्रेजुएशन लॉ कोर्स के लिए। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3rd स्टेप की ओर। तो स्टेप 3 जो है अब उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और स्टेप 3 जो है वो है क्लियर लॉ एग्जाम, यानी कि क्लियर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप क्लास 12th कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप लॉ कोर्स की तरफ बढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएशन की तरफ, तो आपको जो है वो एक तो हमारे इंडिया में जो एक ऑल इंडिया लेवल जो एग्जाम होता है वो होता है क्लैट, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो एक तो आपको वो देना होता है, और साथ ही साथ आपको जो है, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया था अपनी, कि आपको जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो है वो सर्च करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस इफ एट एनी केस और इफ एट एनी चांस अगर आपका नहीं निकल पाता है क्लैट, तो आप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं एडमिशन। तो उसके लिए जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अपने जो है वो खुद के इंडिविजुअल बेसिस पे जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराती है, जैसे कि यूपीईएस और ओपी जिंदल जैसी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं एलसेट। और अगर आप एलसेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद जो है वो आपका सेकंड राउंड होता है, यानी कि आपका इंटरव्यू राउंड होता है, और अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके जो है आप उस यूनिवर्सिटी में एज अ लॉ स्टूडेंट जो है अंडर ग्रेजुएशन में आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, आप अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप जो है क्लैट निकाल लेते हैं, क्लैट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपकी मेरिट के बेसिस पे जो है आप किसी भी हमारे इंडिया के एनएलयू में वो आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन वो आपको जो है आपके खुद के चॉइस पे एनएलयू नहीं मिलता है, वो आपके मार्क्स और मेरिट बेसिस पे जो है वो डिपेंड करता है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेप 4 की ओर। तो स्टेप 4 जो है वो है कंप्लीट योर लॉ डिग्री, यानी कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो यानी कि आपका एज अ लॉ स्टूडेंट से लेके एक एडवोकेट बनने तक का सफर जो है वो इस स्टेप में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि अब जो है जब आपने एडमिशन ले लिया है और जो है अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और 1 से लेके 10 तक जो है वो आपके सेमेस्टर होते हैं पूरे 5 साल में,
क्योंकि हमारे देश में जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 तरीके की जो है वो लॉ होती है, यानी कि एक तो 5 साल वाली होती है और एक 3 साल वाली होती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो होता है 6 साल वाली लॉ का, क्योंकि अगर आप बीटेक एलएलबी करते हैं तो उसमें आपको 12 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। 12 सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ आपको जो है वो 6 साल जो है वो पूरे के पूरे अपने एज अ लॉ स्टूडेंट वो 6 साल बिताने होते हैं। फिर जो है आप मैं आपको बता देना चाहता हूँ 10 सेमेस्टर के हिसाब से आप जो है 10 सेमेस्टर में लगभग अप्रॉक्सीमेट आप मान लें 90 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको कवर करने पड़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 10 सेमेस्टर तक जो है वो आपको 90 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं लॉ के, और तब जाके जो है कहीं आप अपनी जो है लॉ डिग्री एक हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी या फिर आप कह सकते हैं कॉलेज की तरफ से। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे इन 90 सब्जेक्ट्स में वो बेसिकली रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ 1, फैमिली लॉ 2 और आप कह सकते हैं मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, ये सब आईपीआर हो गए, और आपका जो है पेटेंट हो गया, साइबर लॉ हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स आपके मेन रहेंगे इन 5 साल में, और आपको जो है कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स पे, क्रिमिनल लॉ पे सबसे ज्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब जो है वो आगे चल के आपका जो है करियर बिल्ड करने में वो आसानी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे और आपको काफी ज्यादा जो है ये नॉलेज आपको देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें मेजर जो है बात वो ये है कि आपको जो है वो मूट कोर्ट भी जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। मूट कोर्ट में जो है वो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जो एक मेजर फैक्ट है वो ये है कि जब भी आपका लॉन्ग वेकेशन पड़ता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस समय जो है आपको कोर्ट में जाके या किसी सीनियर एडवोकेट के पास जाके या किसी लॉ फर्म में जाके आपको जो है वो इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंडेटरी होती है। क्योंकि आप जब अपना 10 सेमेस्टर में होते हैं तो उस समय आपको जो है अपनी इंटर्नशिप डायरी जो है वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और इन्विजिलेटर जो होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, वो आपका वाइवा लेते हैं, और वो भी जो है एक सब्जेक्ट बन जाता है आपके 10th सेमेस्टर में। वो भी एक जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको जो है पूरे 5 साल का जो है बताना पड़ता है कि आपने किस किस के अंडर में जो है वो इंटर्नशिप करी है। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं स्टेप 5 की ओर। तो स्टेप 5 जो है वो है बेसिकली आपका इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको स्टेप 4 में बताया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो हर लॉ स्टूडेंट को जो है वो मैंडेट करती है कि हर लॉ स्टूडेंट को जो है वो हर लॉन्ग ब्रेक वेकेशन पे जो है वो इंटर्नशिप करनी होती है सीनियर एडवोकेट के अंदर या फिर जो है लॉ फर्म में जाके। और सबसे पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ में जो है होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो उनको कॉलेज एडवाइस करता है कि आप जो है अपने नियर बाय एनजीओ में जाके जो है सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट करें इंटर्नशिप करना, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी ईयर बढ़ेंगे आप जो है सीनियर एडवोकेट के आप जो है फिर जो है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं लिटिगेशन जो है करने, वहां पे जो है इंटर्नशिप करने लिटिगेशन एडवोकेट के अंदर। फिर जो है आप आगे बढ़िए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर, ताकि जो है आपको 5 साल में जब आपकी इतनी सारी जो इंटर्नशिप होगी तो आपको डिफरेंट जगहों का, डिफरेंट चैम्बर्स का, डिफरेंट सीनियर एडवोकेट्स का जो है वो आपको कंबाइन होके एक नॉलेज मिलेगा, और आपको नॉलेज से ज्यादा जो है आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो गेन होगा कि किस तरीके से जो है वो लिटिगेंट्स जो होते हैं, जो लिटिगेशन एडवोकेट्स होते हैं, जो लिटिगेशन वर्क करते हैं, जो क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किस तरीके से जो है वो कोर्ट्स में जाते हैं, किस तरीके से जो है वो फाइल प्रिपेयर होती है, किस तरीके से जो है आप जो है केस फाइल करते हैं अपना कोर्ट में, और किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल चीजें जो है वो गवर्न होती हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है रोल प्ले करती है इंटर्नशिप इन 5 साल के अंदर, और तभी जो है आपको कॉलेज वो और यूनिवर्सिटी जो है वो मैंडेट करता है कि हर एक लॉ स्टूडेंट को जो है वो इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। तो चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको स्टेप 6 की ओर। स्टेप 6 जो है वो होने जा रहा है रजिस्टर फॉर द बार एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है
आप क्या करते हैं कि जब आपकी LLB कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जिस भी स्टेट में आप ऑल ओवर इंडिया में जिस भी स्टेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं स्टेट बार काउंसिल में, वहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स देके, वो एक प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को पूरा करके आप जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो पेपर होता है वो क्वालिफाई करना होता है। ये पेपर जो है वो 1 साल में 2 बार होता है, तो यानी कि 2 साल में 4 बार होगा। तो आपको जो है वो 4 मौके दिए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपके पास 4 मौके हैं। आप जब स्टेट में रजिस्टर हो चुके हैं उसके बाद जो है आप इन 4 मौकों के अंदर अंदर ये ऑल इंडिया जो पेपर होता है वो क्वालिफाई करें, ताकि जो है वो फिर आप ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे जो है वो एक जो है आप उस पे पहुंच जाएंगे कि आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लिटिगेशन एडवोकेट। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है एक वो पूरा प्रोसेस होता है जो कि स्टेट बार काउंसिल जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, वहाँ पे हर स्टेट का जो है वो अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वो आपको जो है वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है वो बताते हैं। इसमें जो है एक जो है मैंडेटरी इंफॉर्मेशन मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि जो हमारा BCI है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है वो इस साल से यानी कि 2024 में उन्होंने एक नोटिस जो है वो निकाला था। और उसमें उन्होंने नोटिस में ये बताया था कि जो स्टूडेंट जो है अभी लॉ कर रहे हैं यानी कि वो 5th ईयर या फिर 3rd ईयर में है, यानी कि अपने लास्ट सेमेस्टर में अगर वो हैं तो भी जो है वो AIBE एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो लॉ डिग्री कंप्लीट होने वाली है और वो अपेयर कर सकते हैं फॉर AIBE एग्जाम। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेप 7 की ओर। तो स्टेप 7 जो है वो होने जा रहा है चूज योर लीगल करियर पाथ, यानी कि जब आप बार एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरफ जो है वो बढ़ना है। यानी कि आपको अगर लिटिगेशन में जाना है या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, मतलब आपको कॉर्पोरेट एडवोकेट बनना है, या फिर अगर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है यानी कि जुडिशरी में आप जा सकते हैं, और जो है आप सरकारी वकील जो है वो भी आप बन सकते हैं। वो भी जो है आप पेपर देके ही बनते हैं, जिसे जो है हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं वो अपना जो है परस्यू करते हैं LLM यानी कि परस्यू करते हैं अपनी और भी हायर स्टडीज, जैसे कि LLM हो गई, PhD हो गई, जिनको प्रोफेसर लाइन में जाना होता है वो उधर की ओर जो है वो बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 8 और फाइनल स्टेप जो है वो होने जा रहा है गेन एक्सपीरियंस एंड रेप्यूटेशन के ऊपर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो जो है एज अ लॉ में जो बनाई थी वो कुछ ही समय पहले की है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जो भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड जनरेशन एडवोकेट से बहुत ज्यादा टाइम जो है उनके लिए लग जाता है एक नेम और फेम बिल्डअप करने में, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें जो है वो सीनियर एडवोकेट के अंडर लॉ कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 से 10 साल का जो है वो उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रेनिंग लेनी होती है, काम सीखना पड़ता है। 5 से 10 साल उनको काम सीखने में लग जाते हैं, तब जाके जो है वो कहीं ना कहीं अपना खुद का जो है एक सेटअप बिल्ड करते हैं। उनको एक नेटवर्क बिल्ड करने में भी बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लग जाता है, एक कम्युनिकेशन जो है स्किल्स डेवलप करने में, एक आर्ग्यूइंग स्किल्स जो है वो डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम जो है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को लग जाता है। क्योंकि जो है लॉ एक आप कह सकते हैं लॉ कोई जॉब देने वाला कोई एक डिग्री नहीं है, वो एक ऑक्यूपेशन नहीं है। जॉब जो लॉ जो है वो एक प्रोफेशनल चीज है जिसमें काफी ज्यादा टाइम जो है वो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को लगता है। और कहीं ना कहीं जब वो और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, जब वो इतना समय लेते हैं तब जाके जो है वो एक एक्सपीरियंस जो वो गेन करते हैं, उसी से जाके वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अपने लिए निकाल के लाते हैं, और तभी जाके उनको जो है एक नेम, फेम और एक रेपुटेशन जो है वो प्रोवाइड होती है। तो चलिए
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये था इस वीडियो में सारा का सारा क्रक्स और सारे के सारे स्टेप जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए अपने लेवल से। आशा करता हूं आपको ये वीडियो और ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही ढंग से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।